नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोग BLIS 222 पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसमें BLIS 222 में हम लोग इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विस ये पढ़ाई कर रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर आप 222 की तैयारी कर रहे हैं तो आप जान लें दोस्तों कि यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट्री सोर्स से एक क्वेश्चन कन्फर्म आ सकता है और नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स से भी एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा। एक क्वेश्चन लॉन्ग, एक शॉर्ट, तो ये पूरा चांस है ऐसा क्वेश्चन आने की, ठीक है। तो अभी से आप प्रिपरेशन बेहतर तरीके से करें, ठीक है। तो इसमें हम लोग ह्यूमन एज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें ब्लॉक 2 में यूनिट 5 कंप्लीट हो चुका था और आज हम लोग यूनिट 6 देखेंगे, जो इंस्टीट्यूशन एज ए इंफॉर्मेशन सोर्स। दोस्तों, ये देखिए काफ़ी लॉन्ग टॉपिक है, क्योंकि इसमें जो भी इंस्टीट्यूशन है, जैसे इंटरनेशनल और नेशनल, दोनों की हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन ये आपके एग्ज़ाम से ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों, जैसे देखिए सूचना स्रोत, अभी हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं इसमें हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक होगा इंस्टीट्यूशन के बारे में, यानी संस्थान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग, मैं जितना भी यहाँ पे टॉपिक है मैं एक एक करके कवर कर दूंगा और वो आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपको स्क्रीन में दिखा हुआ वर्ड की आवश्यकता होगी। और दोस्तों, मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि पूरे यूट्यूब चैनल में मेरे जैसा एक्सप्लेन किया हुआ वीडियो अवेलेबल नहीं है। अगर ऐसा आपको कोई जानकारी है कि वैसे वीडियो अवेलेबल है जो कंप्लीट वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन की जाती है, तो आप हमें बता सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, ऐसा बहुत सारा टॉपिक है जो अभी स्टूडेंट को डाउट हो रहा है और मैं वो कंप्लीट नहीं करवा पा रहा हूँ, तो मैं उन्हें भी सजेस्ट कर दूँगा। और अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपको सब्सक्राइब करना चाहिए तो आप बिल्कुल कर लें, ताकि भविष्य में आपको इसमें देखिए वीडियो तो आपको रेगुलर मिल ही रही है, लेकिन मैं और भी बेहतर तरीके से कोशिश करूँगा कि वीडियो अपलोड करूँ और एग्ज़ाम से पहले आप लोगों की प्रिपरेशन इतना अधिक हो जाए कि आपको 60% लाने से एटलीस्ट कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो पॉइंट मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उसे आप स्क्रीन में देख के नोट भी करते जाएंगे, क्योंकि अगर वर्ड बाय वर्ड में एक्सप्लेन करूँगा तो शायद ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। तो मैं उतना समय को वेस्ट करना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी आप लोगों को भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। तो आप एक वीडियो को मैक्सिमम 30 मिनट की वीडियो होनी चाहिए, मैक्सिमम बोल रहा हूँ। तो उससे ज़्यादा अगर वीडियो होता है तो ऐसा लगता है कि वो टाइम वेस्ट होगी, लेकिन वो टाइम वेस्ट नहीं होगी दोस्तों, वो नॉलेज अगर आपको मिल रहा है तो आप वीडियो लॉन्ग वीडियो भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं दोस्तों कि सूचना स्थानांतरण यानी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र क्या होता है। देखिए, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र का मतलब जो होता है कि अगर आपके पास कोई भी जानकारी है, सूचना है, वो सूचना अगर आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, यानी जितने, जैसे मान लीजिए सपोज़ कि अगर किसी भी रेडियो से हम लोगों को सूचना मिलती है, तो वो क्या होता है, सूचना को ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब एक लोगों से वो कई लोगों तक पहुँचा देते हैं, ठीक है। तो ये सूचना ट्रांसफ़र होता है। इसका मीनिंग आप एक एक करके देख सकते हैं, आप उसे अपने तरीके से नोट्स कर लेंगे, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जान सकते हैं, देखिए ऑर्थर डी लिटिल की रिपोर्ट, देखिए उन्होंने क्या कहा है, मैं अमेरिका सूचना संस्थाओं के विकास के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इसके अनुसार सूचना प्रदान या स्थानांतरण की प्रक्रिया में मूलतः निम्नलिखित श्रृंखला होती है। देखिए, जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले क्या है, उत्पादक। देखिए, उत्पादक मतलब क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, ठीक है। संपादक, एडिटर। देखिए, एडिटर का मतलब तो आपको पता ही है। प्राथमिक प्रकाशनों के प्रकाशन। दोस्तों, मैं एडिटर, उत्पादक, इसके बारे में डिटेल में हम लोग यहाँ पे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये सब एक पॉइंट है, इसके बारे में अभी हम लोग को एक्सप्लेन नहीं करना है, क्योंकि अभी मैं आउट ऑफ टॉपिक नहीं जाना चाहता हूँ। हाँ, भविष्य में मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए भी वीडियो अपलोड करेंगे और हम लोग एक एक चीज़, एक एक जितने भी इशू हैं, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सब हम लोग तैयार कर लेंगे। लेकिन अभी नहीं दोस्तों, अभी हम लोग को प्रिपरेशन इस लेवल तक कंप्लीट कर लेना है कि 60% आने से कोई नहीं रोक सकता। जुलाई सेशन वाले लोगों के लिए और जनवरी वाले स्टूडेंट तो खैर उनके पास अभी टाइम है, अगर वो अभी से प्रिपरेशन करते हैं तो 80% आराम से वो ला सकते हैं। और दोस्तों, आपको लग रहा है मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई नहीं है, बिल्कुल आप ला सकते हैं अगर आप अभी से हार्ड वर्क करें और आप रिजल्ट के बाद हमें कमेंट करके बताएं। लेकिन हार्ड वर्क ईमानदारी से करनी होगी। थर्ड में क्या, प्राथमिक प्रकाशकों के प्रकाशन, यानी पब्लिशर एंड प्राइमरी पब्लिकेशन। द्वितीयक प्रकाशनों जैसे सूची, सारांश आदि के प्रकाशन। पुस्तकालय, सूचना केंद्र, प्रलेखन के आदि। सूचना व्यवसायी, जिसे हम लोग इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल कहते हैं, आदि। उपभोक्ता, जिसे यूजर्स कहते हैं। अब देखिए, यहाँ एक डायग्राम में दिखा रहा हूँ।
सूचना प्रवाह स्थानांतरण का चित्र, देखिए यहाँ से आप देख के समझ सकते हैं, ठीक है। इसे आप नोट्स करने की उतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप अपने नॉलेज के लिए नोट्स कर लें, क्योंकि देखिए इमेज में अगर आपको याद होगा तो आप उसे आसानी से लिख सकते हैं। दोस्तों अभी एक इंट्रोडक्शन में दे रहा हूँ, लेकिन इसके बाद का जो अभी मैं जो भी संस्थान का नाम लूँगा वो संस्थान आपको याद रखना है। एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप बस 2-3 साल का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप देख लें, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। हाँ, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन उसी टॉपिक से होते हैं, ठीक है। तो जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको बनाना मुश्किल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, सूचना संस्था का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। देखिए जिन संस्थाओं द्वारा सूचना संबंधित गतिविधियाँ की जाती है मुख्यतः निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। ये 3 वर्ग आप नोट कर लेंगे और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगर शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि सूचना संस्था के वर्गीकरण कीजिए या फिर इनके प्रकार के बारे में लिखिए, तो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इससे पहले का जो क्वेश्चन जो मैं अभी आपको टॉपिक बताया वो एक इंट्रोडक्शन था, लेकिन उसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि क्वेश्चन यही पूछा जाएगा। दोस्तों आज वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन आपको कंटिन्यू वीडियो में बने रहना है। और दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने जितने भी ग्रुप हैं या दोस्तों में आप शेयर कर देंगे, ठीक है। ये आप मेरी रिक्वेस्ट इसे मान लें कि ये आप कर दें, ताकि उन लोगों की भी सहायता हो जाए जो लाइब्रेरियन की पढ़ाई कर रहे हैं। अब देखिए सूचना एवं ज्ञान सृजन करने वाली संस्था, इस वर्ग के अंतर्गत आने वाली संस्थाएं हैं अनुसंधान प्रयोगशालाएं, अनुसंधान विकास संस्था एवं संस्थाएं, उन शिक्षक संस्थान विश्वविद्यालय उसमें संबंध अनुसंधान इकाइयां हैं। दोस्तों देखिए सूचना ज्ञान सृजन करने वाली संस्थाएं, जाहिर सा बात है इसकी डिफिनेशन को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग BLIS कर रहे हैं तो जाहिर सा बात है ये बहुत कॉमन चीज़ है। लेकिन जो पॉइंट बता रहे हैं वो पॉइंट की आपके नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास पॉइंट का नॉलेज होगा कि जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप उसे अपने से भी लिख सकते हैं। और बिल्कुल इग्नू कहता है कि आप जितना, इग्नू क्या कोई भी एग्जाम में कहा जाता है कि जितना आप हो सके अपने लैंग्वेज में लिखें, ठीक है, वर्ड कहीं से कॉपी ना किया हो। तो उससे क्या होगा कि देखिए आपको याद करना भी आसान होगा और आप एग्ज़ाम में आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ज्ञान एवं सूचना संसाधन का वितरण करने वाली संस्था, इससे भी आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसा मैं वीडियो के फर्स्ट में आपको बताया था कि अगर आप मान लीजिए जैसे रेडियो सुनते ही होंगे, न्यूज़ सुनते हैं, तो उन्हें सूचना मिल जाती है और वो सूचना हम लोगों तक पहुंचाते हैं, तो वो एक संसाधन हुई। देख सकते हैं इसके अंतर्गत पुस्तकें और धारावाहिक के प्रकाशन, आंकड़े संबंधित सांख्यिकी एकत्रित एवं वितरित करने वाली संगठन, वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी संबंध डेटा आदि आते हैं। कहने का मतलब दोस्तों क्या हुआ कि देखिए जो भी डेटा होती है, जैसे मान लीजिए कि अभी जैसे देखिए कोरोना, अभी क्योंकि ऐसा अभी कोरोना के बारे में हम लोग को रोज़ न्यूज़ मिल रही है, तो वो सब कहाँ से मिल रही है, वो एक डेटा है, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट के पास डेटा है वो हम लोगों तक मिलती है, तो इसे ही सूचना संसाधन के बारे की संस्था कहेंगे, ठीक है। तो ये कोई ऐसा संस्था है जो ऑर्गेनाइज करवाती है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो न्यूज़ की भी जो संस्था है, तो उस संस्था से हम लोग को जानकारी मिलती है। अब देखिए सूचना या ज्ञान को संग्रहित, चयनित, संसाधित, वितरित सेवा करने वाली संस्था। अब दोस्तों देखिए सूचना, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप जैसे देखिए हम लोग लाइब्रेरियन की आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन देती है इग्नू डिपार्टमेंट से, वो सब RC यानी रीजनल सेंटर को भेजी जाती है और रीजनल सेंटर के द्वारा हम लोगों को मिलती है, ठीक है। तो ये कोई ना कोई ऐसा संस्था है जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है। जैसे कि स्टूडेंट को क्या होता है, RC के द्वारा सूचना मिलती है और RC को हेड ऑफिस यानी HO के द्वारा सूचना मिलती है, ठीक है। तो ये डिफिनेशन को आप देख लेंगे, मैं वर्ड बाय वर्ड यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। अब देखिए इसमें किसी संगठन या संस्था द्वारा सृजित एवं प्रदत्त सूचना को सत्य, प्रमाणित एवं विश्वसनीय माना गया है, क्योंकि उन सूचनाओं के संग्रहण से पहले उसकी प्राथमिकता सिद्ध की जाती है। निम्नलिखित वर्गों व संगठनों द्वारा विभिन्न प्रकार की सूचनाएं सृजित होती है। दोस्तों अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि मैं वीडियो बहुत तेज़ पढ़ दे रहा हूँ या फिर शायद लॉन्ग एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, तो कारण क्या है ना दोस्तों कि देखिए ये जो टॉपिक है ये काफ़ी लॉन्ग है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज इसी वीडियो में कम से कम ये टॉपिक को कंप्लीट करके कल हम लोग मीडिया के बारे में पढ़ाई करेंगे। और उसके बाद क्या होगा कि ब्लॉक 2 कंप्लीट हो जाएगा 2 का, फिर तुरंत हम लोग ब्लॉक 3 स्टार्ट करके, और इस तरह से कम हम लोग इतनी तैयारी कर लें कि एग्ज़ाम से एक सप्ताह पहले कंप्लीट सिलेबस हो जाना चाहिए और एक सप्ताह आप सिर्फ रिवीजन करेंगे और आप हमें वीडियो में बताएंगे कि आपने क्या रिवीजन किया। मैं वहाँ पे क्वेश्चन दूंगा, एक्सप्लेन करके आप हमें और मेल करेंगे, ठीक है। तो ये आप अपना टास्क एक मान लें। हम लोग अभी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप जनवरी वाले स्टूडेंट हैं तो आप अभी से नोट्स बनाना तैयार स्टार्ट कर दें,
क्योंकि अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, तो अपना टाइम का सदुपयोग करेंगे आप, ठीक है। और कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा मेल आईडी चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है। अब देखिए हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण। सरकार, देखिए इतना सारा जगह से हम लोगों को सूचना मिलता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। सरकारी मंत्रालय एवं विभाग। इंग्लिश दोस्तों मैं पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको लगता है कि मुझे पढ़ के बताना चाहिए नेक्स्ट अगले वीडियो में, तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके, क्योंकि स्क्रीन में तो दिखाई दे ही रहा है। जो इंपॉर्टेंट, जो समझने लायक टॉपिक है वो मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसे हम लोग रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। शैक्षणिक संस्थाएं यानी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। देखिए शैक्षणिक संस्थाएं के बारे में, ये टाइप ऑफ लाइब्रेरी में एक एकेडमिक लाइब्रेरी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ाई कर चुके हैं। वो क्वेश्चन आप मान के चलिए कि इस बार कंफर्म एक क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर अभी तक आप वो वीडियो को नहीं देखें तो आप मेरे चैनल में जाके और टाइप ऑफ लाइब्रेरी में देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब देखिए गैर सरकारी संस्थाएँ, जिसे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। सोसाइटी, प्रसारण संस्थाएं, ब्रॉडकास्टिंग हाउस, पुस्तकालय और सूचना केंद्र, म्यूजियम, अभिलेखागार। देखिए म्यूजियम ये सब दोस्तों एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, ये सब आप लोगों को पता ही है। अगर पता नहीं है तो आप हमें बता सकते हैं, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और दोस्तों मैं वीडियो बनाने में काफ़ी लेट कर दिया हूँ, क्योंकि मैं अभी 1 महीना पहले चैनल ओपन किया हूँ, क्योंकि उससे पहले मुझे ये पता ही नहीं था कि यूट्यूब में हिंदी में अवेलेबल नहीं है। तो जिसके कारण मैं थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा सा आप कॉपरेट करें, क्योंकि आप लोगों के सहायता के लिए ही है। आप एक नोट्स तैयार कर लें, आप क्वेश्चन मिला लें, और एग्जैक्ट यहाँ पे मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ सिलेबस बाय सिलेबस पढ़ा रहा हूँ। एक एक टॉपिक आपको बाहर से कुछ भी नहीं बताई जा रही है। अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी के हैं तो भी आपको ये टॉपिक पढ़ना है, लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ अगर इसमें छूट रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं बिल्कुल उस पर भी वीडियो अपलोड कर दूँगा। और दोस्तों बेसिकली जो मैं आपको फर्स्ट टाइम में एक सिलेबस दिखाया था वो इग्नू की सिलेबस थी, ठीक है। देखिए प्रदर्शनी, व्यापार मेले, डेटाबेस सृजनकर्ता, डेटाबेस विक्रेता, सूचना विश्लेषण केंद्र, रेफरल केंद्र। तो दोस्तों ये सब इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट क्या, देखिए यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके पहले जो पोस्ट प्रश्न थे वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते थे, लेकिन अभी जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे ये लॉन्ग क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण, जिसे हम लोग नेशनल एंड इंटरनेशनल एजेंसीज कहते हैं। ध्यान रखेंगे, सबसे पहले हम लोग अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो भी टॉपिक है मैं वहाँ पे एक इंट्रोडक्शन दे दूंगा टॉपिक का, स्क्रीन में आप पूरा डिफिनेशन देख सकते हैं और उसे आप नोट्स करेंगे, ठीक है। आप नोट्स देखिए, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन 500 वर्ड में पूछा जाता है, तो जाहिर सा बात है दोस्तों कि ये क्वेश्चन बड़ा हो सकता है, लेकिन वो आपको मार्क्स भी काफ़ी अच्छे मिलेंगे। और आपको ये मान के चलना है दोस्तों कि आपको नोट्स, बिना आप नोट्स तैयार किए 60% लाना या उससे अधिक लाना शायद मेरे ख्याल से मुश्किल है। अगर आप मेरी एक बात मान लें, आप नोट्स को बनाएं, नोट्स को आप 3 बार पढ़ें। देखिए भले ही ये बहुत काफ़ी बोरिंग है, ठीक है, मुश्किल है, मैं मानता हूँ कि 3 बार कोई कैसे पढ़ सकता है, लेकिन हाँ अगर आप एक बार 3 बार मतलब फर्स्ट टाइम में अगर आप 3 बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद अगर आप नोट्स बनाते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपके वो प्रश्न आपके आंसर माइंड में फिट हो जाएंगे। फिर उसके बाद एग्जाम में तो खैर पास होना बहुत ईजी हो ही जाएगा। देखिए अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण में सबसे पहले यूनेस्को आता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं। देखिए यूनेस्को के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए होंगे तो यूनेस्को के बारे में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जितने भी म्यूजियम हैं या फिर जितने भी सांस्कृतिक स्थल है तो यूनेस्को के अंडर में वो आ जाते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग एक बार विस्तार से कभी चर्चा करेंगे, या फिर यूट्यूब में ऐसे बहुत सारे चैनल हैं, आप वहाँ पे यूनेस्को के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे लाइब्रेरियन की तैयारी करें, तो शायद हमें अभी फ़िलहाल यहीं पे फोकस होना चाहिए। देखिए इसकी स्थापना 16 नवंबर 1645 में की गई थी। आज यूनेस्को के विचारों में एक प्रयोगशाला की तरह कार्य कर रहा है, जिसमें विभिन्न आचार संहिता संबंधित मूल्य स्वाभाविक सहमति होती है। देखिए मैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों वही बता दे रहा हूँ, ठीक है। यह आज 192 देशों के समूह में शिक्षा, विज्ञान, कला, संचार आदि के क्षेत्रों में परस्पर सहयोगात्मक रूप से ज्ञान का प्रशासन को अद्वितीय प्लेटफॉर्म है। कहने का मतलब क्या, देखिए दोस्तों यूनेस्को के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, आप इसे नोट कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, जिसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कहते हैं, जिसे हम लोग IEAI कहते हैं, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है कि
यह विश्व का नाभिकीय ऊर्जा क्षेत्र के केंद्र में, जिसकी स्थापना 1957 में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में की गई थी। यह एजेंसी सदस्य देशों के साथ बहुत सहयोगिक न्यूक्लियर प्रौद्योगिकी की शांतिपूर्वक एवं सुरक्षित उपयोग के लिए कार्यरत है। इसका मुख्यालय वियना में है। इस एजेंसी के सचिवालय में लगभग 2200 विभिन्न व्यवसायिक कार्य करते हैं, जो लगभग 90 देशों से सम्मिलित है। यह एजेंसी अपने निम्नलिखित प्रकाशनों के माध्यम से सूचना का प्रसार करती है। आप देख सकते हैं, मैं एक एक वर्ड एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है। और अभी हम लोगों को टाइम को वेस्ट नहीं करना है, लेकिन हाँ, आप वीडियो को पूरा देखेंगे, क्योंकि वीडियो आपको एक ही बार देखना है। नोट्स आपको बनाना है, नोट्स बना के और पढ़ाई करना है। और एक काम और दोस्तों, आप मान लें कि आप जितने भी आपके फ्रेंड हैं, आप ये वीडियो को उन तक पहुँचा दें और उन्हें आप बता दें कि वीडियो लॉन्ग, जैसे वीडियो देखिए लॉन्ग तो होता है, मैं मानता हूँ फर्स्ट टाइम में सबको लगता है कि इतना लॉन्ग वीडियो क्यों देखना चाहिए, और बिल्कुल सभी को लगता है। अगर मैं भी किसी लॉन्ग वीडियो को देखता हूँ तो मुझे देखने का मन नहीं करता, लेकिन हाँ, जो आपको बेनिफिट मिलेगी वो लॉन्ग वीडियो से ही मिलेगी, शॉर्ट से नहीं मिलेगी, आप गारंटी लिख लें। क्योंकि दोस्तों शॉर्ट में आप क्या बस एक इंट्रोडक्शन जानेंगे, और आपको इंट्रोडक्शन तो एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन 500 वर्ड में पूछे जाते हैं, तो आपको पता ही होगा। आप देखेंगे दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका 2-1 का पेपर भी ख़राब हो जा रहा है। 2-2 जो थ्योरेटिकल पेपर जो सबसे ईजी पेपर है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि 2-1 to 2-9 में अगर सबसे डिफ़िकल्ट पेपर की बात करें, देखिए डिफ़िकल्ट पढ़ने वालों के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर आप डिफ़िकल्ट की बात करेंगे तो 2-7 सबसे अधिक डिफ़िकल्ट कह सकते हैं। उससे डिफ़िकल्ट 2-9 होता है, और उससे डिफ़िकल्ट 2-4 होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर हम डिफ़िकल्ट पेपर की कंपैरिजन करेंगे तो सिर्फ 3 पेपर डिफ़िकल्ट होता है, 2-4, 2-9 और 2-7, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बेस्ड पेपर होता है। इसमें अगर आपको प्रैक्टिकल की नॉलेज है तो आप आसानी से इसमें भी पास कर जाएंगे। और दूसरी बात कि जो भी पेपर होता है 2-5 में कम्युनिकेशन स्किल है। कम्युनिकेशन स्किल की तैयारी कैसे करें, इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन देखिए कम्युनिकेशन स्किल इसलिए ईजी है क्योंकि देखिए उसमें पैसेज आती है, फिल इन द ब्लैंक्स आती है। अगर आपका पैसेज पे अच्छा कमांड है तो आप उस एग्ज़ाम को बिना पढ़े पास कर सकते हैं, ये गारंटी है। क्योंकि उसमें कोई लिटरेचर तो पढ़ाई करनी नहीं है, बस वो आपके नॉलेज लेटर ये सब पूछी जाती है। तो इसकी तैयारी आप अभी से कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका इस एग्ज़ाम को तैयारी के लिए आप इंग्लिश न्यूज़पेपर जो भी हो, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ द हिंदू ही पढ़ें, क्योंकि द हिंदू पढ़ के अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो इससे अच्छा कि आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ के समझ लें। तो जो भी बुक है, सॉरी न्यूज़पेपर है, वो आप पढ़ाई करें। उसकी तैयारी आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं बहुत जल्द 2-5 पर भी वीडियो लाऊँगा। और ये 3 पेपर जिसको डिफ़िकल्ट की मैं बात किया हूँ, 2-7, 2-4 और 2-9, तो इसके लिए भी आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ दोस्तों, जो भी है 2-7 का बेसिक पढ़ाई करना है, जैसे डीडीसी क्या होता है, टेबल क्या होता है, कितने टेबल होते हैं, तो ये सब की जानकारी आप पहले से लेते रहें। देखिए अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो आप हमें ईमेल करें। और दूसरी बात दोस्तों कि 2-9 का मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप मेरे चैनल में आप जाके देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उसका पार्ट 2 मैं बहुत जल्द ले आऊँगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कितना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ऐसा ना हो कि आप बिना चैनल को सब्सक्राइब किए एग्ज़ाम दे दें। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, एग्ज़ाम दे देंगे, तो आपको लगेगा दोस्तों कि मान लीजिए कि कुछ अगर आपका टॉपिक छूट जाएगा और वो एग्ज़ाम में आ जाती है, लेकिन मैं वो वीडियो में अगर अपलोड कर रखा रहूँगा तो आप लोगों को बहुत अफसोस होगा, लेकिन उसमें कोई बेनिफिट नहीं होगी, आपका 1 साल वेस्ट हो जाएगा। बस एक सब्सक्राइब ही आपको करना है। सब्सक्राइब में आपको पता है कि मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, हाँ मुझे एक एनर्जी मोटिवेशन मिलेगी कि चलिए इतने लोग हमारे टीम में ऐड हो गए हैं, और उस टीम का मैं भी एक मेंबर हूँ। मुझे एडमिन समझने की कोशिश ना करेंगे, ठीक है। मैं भी उस टीम का एक मेंबर बनना चाहता हूँ। आप भी मुझे कुछ सजेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि सीखना तो दोस्तों लाइफ टाइम है, तो मैं भी कुछ आप लोगों से सीख लूँगा, ठीक है। देखिए खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे FAO बोलते हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत कार्यरत यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भुखमरी को दूर करने के लिए विकसित एवं विकासशील देशों दोनों ही प्रकार के क्रियाशील हैं। खाद्य एवं कृषि क्षेत्र में शान को सृजित करने के लिए वितरण के साथ साथ प्रमुख क्षेत्र हैं। सूचना के प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच करना, नीति विशेषज्ञ की साझेदारी करना, विभिन्न सहयोगों देशों के एक सम्मेलन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना, ज्ञान की क्रियान्वित करना। दोस्तों वीडियो ऑलमोस्ट 20 मिनट का हो चुका है, तो अब इसके बाद हम लोग का जो भी इंटरनेशनल सोर्स था वो कंप्लीट हो चुका है। तो इंटरनेशनल सोर्स को आप काफ़ी, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरनेशनल और नेशनल दोनों पूछा जाता है,
तो आपको दोनों की नॉलेज होनी चाहिए और शॉर्ट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब हम लोग ये हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते हैं कि क्वेश्चन कैसी पूछी जाएगी, लेकिन हम लोग ये ज़रूर कर सकते हैं कि अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं कि क्वेश्चन किसी भी तरह की पूछी जाएगी हम लोग बना लेंगे। अब देखिए, राष्ट्रीय अभिकरण का क्या मतलब हुआ। देखिए, अमेरिका की केमिकल सोसाइटी, जिसे अमेरिकन केमिकल सोसाइटी, इस सोसाइटी की स्थापना 1878 में न्यूयॉर्क सिटी में की गई थी। वर्तमान में इसके 1,60,000 सदस्य हैं। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी सोसाइटी अपने प्रकाशनों, सम्मेलनों, गोष्ठियों के माध्यम से रासायनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ज्ञान सूचना का प्रचार प्रसार करना ही मुख्य आय का स्रोत है। इसके साथ ही निम्नलिखित प्रकाशन भी विश्वस्तरीय सूचना के स्रोत हैं। तो दोस्तों देखिए, आज हम लोग इंटरनेशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकारी ले लिए। तो कल जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसके बारे में हम लोग राष्ट्रीय अभिकरण, ठीक है, इसके बारे में जानकारी लेंगे और इसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग का सोर्स ऑफ मीडिया ये बचेगी। तो इस वीडियो को सोर्स ऑफ मीडिया को भी मैं जितना जल्दी कंप्लीट करके और कोशिश करूँगा कि 2 दिन के अंदर मैं ब्लॉग 2 भी ख़त्म कर दूँ और उसके बाद तुरंत हम लोग ब्लॉग 3 स्टार्ट करेंगे। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि कितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये एग्ज़ाम में आप मान के चले कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। और मैं जो ब्लॉक 1 पढ़ा है उससे एक क्वेश्चन तो कंफर्म आना ही है। तो समझ सकते हैं कि आपको 20 मार्क्स इसी तरह कंप्लीट हो गए। और अगर ये सिर्फ लॉन्ग की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन इससे एक क्वेश्चन शॉर्ट भी पूछे जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, शायद आज के वीडियो में मैं काफ़ी फास्ट बताया हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या होगी, क्योंकि आप वर्ड बाय वर्ड स्क्रीन में आप देख सकते हैं। और दोस्तों, आप मान के ये चलें कि सिर्फ वीडियो के द्वारा आप एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते। मैं पहले ही बोलती हूँ, भले ही मैं वीडियो बनाता हूँ, लेकिन ये एक सच्चाई है। बहुत ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं कि मैं यूट्यूब देख लिया हूँ, बस मेरा प्रिपरेशन हो गया, मैं पढ़ाई कर लूँगा। तो ये गलत सोच है दोस्तों, ऐसा नहीं है। यूट्यूब से सिर्फ आप हेल्प ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं, ना कि इस पर डिपेंड होना चाहिए। आप यूट्यूब से जो भी इंपॉर्टेंट है उसे आप नोट्स करें, नोट करके आप कॉपी में लिख लें, उसे लिख के आप 2-3 बार पढ़ें। उसके बाद आप एग्ज़ाम दें और आप रिज़ल्ट हमें कमेंट करके बता दें कि अगर इस प्लान से अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो मैं कंफर्म बता सकता हूं कि आपको 60% लाने से कोई नहीं रोक सकता है। डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं दोस्तों जो शुरू से पढ़ाई नहीं किए हैं और लास्ट में जाके वो काफ़ी अच्छे कर गए हैं। कारण क्या है कि देखिए, मेन प्लान सही तरीक़ा से होना चाहिए। अगर प्लान सही रहेगा तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो चलिए, अब वीडियो का ही समाप्त किया जाए। और दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, शेयर कर देंगे और वीडियो पसंद आए तो लाइक करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप BLIS के स्टूडेंट हैं तो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि आप पहले पूरे यूट्यूब में सर्च कर लें। अगर इतना डिटेल में कहीं भी एक्सप्लेनेशन हो तो आप एक बार आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता दें। और दोस्तों, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अगर आप इग्नू के तभी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। आप सिलेबस को पहले मिला सकते हैं, तब आप मेरे वीडियो को देखेंगे, ठीक है। क्योंकि जो भी सिलेबस UGC डिसाइड करती है वो ऑलमोस्ट, देखिए, कभी का क्या होता है कि बस नंबरिंग का डिफरेंस होता है कि लेसन 1 में किसी को सूचना समाज पढ़ना है तो वो किसी यूनिवर्सिटी में लेसन 2 में होगी, लेकिन टॉपिक सेम होते हैं हर जगह की। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।